नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से खबरों में देखें क्या है हेडलाइन। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 जारी, भारत को मिली 40वीं रैंक, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर काबिज। कोनोकार्पस मैंग्रोव पर गुजरात सरकार ने लगाया प्रतिबंध, मानवीय स्वास्थ्य को बताया खतरा, तेलंगाना सरकार भी कर चुकी है प्रतिबंधित। और शहीद-ए आजम भगत सिंह की जयंती आज, नौजवान भारत सभा के संस्थापक देश की आर्थिक स्वतंत्रता को भी मानते थे जरूरी। चलिए खबरों की शुरुआत करें। विपो यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 जारी किया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में दुनिया की कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन को मापकर उन्हें रैंकिंग प्रदान की गई है। भारत को 40वीं रैंक हासिल हुई है। गौरतलब है कि साल 2022 में भी भारत को 40वीं रैंक हासिल हुई थी। बीते सालों में नवाचार सूचकांक में भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया है। साल 2015 में भारत को 81 रैंकिंग हासिल हुई थी। 8 सालों में भारत ने 40वीं रैंक तक का सफर तय किया है। भारत ने निम्न मध्यम आय वाले 37 देशों में पहला स्थान हासिल किया है। भारत ने ओवरऑल मार्केट सोफिस्टिकेशन, इंटेंजिबल एसेट इंटेंसिटी और कल्चरल एंड क्रिएटिव सर्विसेज एक्सपोर्ट जैसे सूचकांकों में बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं अवसंरचना, बिजनेस सोफिस्टिकेशन और इंस्टीट्यूशंस जैसे संकेतकों में सुधार की जरूरत है। 2023 की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड पहले, स्वीडन दूसरे और यूएसए तीसरे स्थान पर है। स्विट्जरलैंड लगातार 13वें साल दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था रही है। इसी के साथ दुनिया के टॉप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर की भी घोषणा की गई है। साल 2023 में जापान का टोक्यो योकोहामा शीर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब है। गुजरात सरकार ने कोनोकार्पस मैंग्रोव पेड़ों के रोपण पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने प्रतिबंध की वजह पर्यावरण पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव और मानवीय स्वास्थ्य के लिए खतरा बताया है। दिखने में खूबसूरती के चलते इन पेड़ों को साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर राजकोट के रामवन फॉरेस्ट के किनारों पर लगाया गया है। हालिया प्रतिबंध वन और गैर वन दोनों तरह के क्षेत्रों पर लगाया गया है। इससे पहले तेलंगाना सरकार भी स्थानीय जैव विविधता को पहुंच रहे नुकसान के चलते इस पर प्रतिबंध लगा चुकी है। कोनोकार्पस एक आक्रामक मैंग्रोव प्रजाति है। इसके पोलन यानी पराग कण में इंसानों में श्वसन संबंधी समस्याएं आती हैं। इसकी गहरी फैलने वाली जड़ों से टेलीकम्युनिकेशन और ड्रेनेज की पाइपलाइन को नुकसान पहुंच रहा है। कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स का यह भी मानना है कि ये कार्बन स्टोर करने में अच्छे होते हैं, इसलिए वन्य जीवन के लिहाज से नुकसान पहुंच रहा है तो इन्हें वाटर लॉगिंग वाली जगहों पर उगाया जा सकता है। आपको बता दें कि मैंग्रोव छोटे पेड़ या झाड़ियां होते हैं जो समुद्र तट के किनारे उगते हैं। इनकी जड़ें सॉल्टी सेडिमेंट्स या समुद्री पानी के अंदर होती हैं। ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस यानी चरम मौसम की स्थिति में सर्वाइव कर सकते हैं। इन्हें कम ऑक्सीजन स्तर की ज़रूरत होती है, लेकिन ये निम्न तापमान पर सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए आमतौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। ये कोस्टल डिफेंस में भी बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। दरअसल इनकी व्यापक तौर पर फैली जड़ें समुद्री तूफानों और ज्वार भाटा के दौरान उखड़ती नहीं हैं। बजट 2023-24 में मिस्टी यानी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स की घोषणा की गई है। आगे बढ़ें उससे पहले जरूरी सूचना। स्टडी IQIS की हिंदी की टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच 2024 के लिए शुरू कर चुकी है। नए बैच की शुरुआत 22 सितंबर 2023 से हो चुकी है। इसमें एडमिशन लेने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। बैच हिंदी के अलावा इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया गया है। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज़ करना होगा। इससे यह कोर्स आपको केवल 29,999 रुपये में हासिल होगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। 28 सितंबर 2023 को शहीद-ए-आजम भगत सिंह की 116वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस में उन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वे मात्र 12 साल के थे जब उन्होंने जालियांवाला बाग नरसंहार देखा। इस हादसे ने उन्हें देश को आज़ादी दिलाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने साल 1926 में भारत नौजवान सभा का गठन किया।
भगत सिंह इस सभा के महासचिव और भगवती चरण वोहरा प्रचार सचिव थे। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में युवा क्रांतिकारी विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा और सुखदेव 8 और 9 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में मिले। यहीं पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया। भगत सिंह इस संस्था का मुख्य मकसद समाजवाद को मानते थे। उनके मुताबिक देश को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक आजादी की जरूरत है। भगत सिंह द्वारा लिखी गई किताबों में वाई आई एम एन एथिस्ट प्रसिद्ध है। UNFPA यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के सहयोग से इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की है। रिपोर्ट में भारत में बुजुर्गों की देखभाल को लेकर चुनौतियां, अवसर और संस्थागत भूमिका पर बात की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डेमोग्राफिक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। भारत की बड़ी आबादी उम्र दराज होने की ओर अग्रसर है। भारत में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 20% से ज्यादा होने की संभावना है। रिपोर्ट की माने तो भारत में 40% बुजुर्गों की स्थिति संपत्ति के मामले में खराब है। इनमें से 18.7% तो बिना किसी आय के जीवन बिता रहे हैं। गरीबी के इस स्तर के चलते उनके जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बुजुर्ग महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा गरीबी है। अधिकांश महिलाएं विधवा, अकेलेपन, संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं और पूरी तरह से परिवार के सहयोग पर जीवन जी रही हैं। UNFPA संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी एजेंसी है। इसे एक ट्रस्ट फंड के तौर पर स्थापित किया गया था। इसने अपना कामकाज 1969 में शुरू किया। इस संस्था की सबसे खास बात यह है कि यह स्वास्थ्य पर SDG 3, शिक्षा पर SDG 4 और लैंगिक समानता पर SDG 5 को हासिल करने के लिए काम करती है। इस खबर की अहमियत को समझना हो तो साल 2019 की UPSC की CAPF परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न पर गौर करते हैं। प्रश्न पूछा गया था, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019 पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट की विषय वस्तु का नाम क्या था? वर्ल्ड अपार्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स इन एन एज ऑफ इनइक्वलिटी, द पावर ऑफ चॉइस, रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, अनफिनिश्ड बिजनेस, द परस्यूट ऑफ राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल, या फिर हाउ आवर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन गर्ल एट दिस डिसाइसिव एज। इसका सही जवाब था विकल्प बी। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। भारतीय हरित क्रांति के आर्किटेक्ट MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। उनका जन्म तमिलनाडु के कुंभकोणम में 7 अगस्त 1925 को हुआ था। उन्होंने मैक्सिको के गेहूं के बीजों को पंजाब के घरेलू बीजों के साथ हाइब्रिड करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के बीज तैयार किए थे। हरित क्रांति में इनके योगदान के चलते देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन सका। द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 जारी कर दी गई है। इसमें 108 देशों की 1904 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है। हालांकि टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को 201 से 250 वाले बैंड में शामिल किया गया है। चीन में आयोजित हो रहे एशियन गेम्स में भारत की रोशिबिना देवी ने वुशु गेम की महिलाओं को 60 केजी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल किया है। दुनिया भर में मशहूर पितृपक्ष मेला बिहार के गया शहर में शुरू हो रहा है। इसका शुभारंभ विष्णुपद मंदिर से किया जाएगा। इस दौरान श्रद्धालु फाल्गु नदी में पितृ तर्पण के लिए आते हैं। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोनोकार्पस मैंग्रोव के रोपण पर प्रतिबंध की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गोवा या फिर गुजरात। दूसरा प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा हर 2 साल पर जारी किया जाता है। भारत को साल 2023 में 40वीं रैंक हासिल हुई है। जापान का टोक्यो योकोहामा शीर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए अब देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या प्रश्न किए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, सुभाष चंद्र बोस, लॉर्ड कैनिंग। सही जवाब है विकल्प ए। दूसरा प्रश्न था, कॉफी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉफी बोर्ड एक सांविधिक संस्था है। यह कृषि मंत्रालय के तहत काम करता है।
इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। उपर्युक्त में से सही कथन चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। सही जवाब है विकल्प सी यानी केवल 1 और 3। यह वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करता है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। साथ ही आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नमस्कार।